वैल्यू को कौन देखता है, ठीक है। कॉस्ट मॉडल को फॉलो करना है तो एंट्रीज करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, जनरल एंट्रीज कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट्स भी साथ ही बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं आज, फिर 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बोरिंग कॉस्ट की बुनियाद डाल देंगे। जी यार टिश्यू ही नहीं है आज तो, ये भी क्या करूँ, टिश्यू ला दो, इसको है आप लोगों के पास, किसी के पास, पॉज करें जी बच्चों। क्वेश्चन 1 है, नाम तो इसका कोई भी नहीं है, ठीक है। IS 40 का ये मैं क्वेश्चन आपको पहला करवा रहा था। तो हमने किस साल में इसको खरीदा है, वो तुमने कहवा नहीं पिया था सर, फिर कुछ बेहतरी आई थी, 2 को दिन पियो, रात को पियो, ठीक है। ये साथ साथ हिकमत भी चल रही है बच्चों, है ऑनलाइन वालों, ठीक है। अच्छा जी, कौन से साल में लिया जी हमने इसको, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 हम जनरल एंट्रीज करेंगे। इंकसाफ किया तो उसने लिखना ही छोड़ दिया, गुस्से में आ गए। अच्छा, अब किस दिन खरीदा है आपने इसको, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 2011 पर आप एंट्री पास करोगे, पढ़ो करो कोई बात नहीं, जिंदगी में पहली एंट्री है, क्या हुआ गलत बोल दोगे तो क्या हो गया, यहाँ पे फेल है, MCQ है, पेपर वाला टिक कर देना है। तो फिर बिल्डिंग डेबिट नहीं, बिल्डिंग तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता, बस फर्क इतना सा है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसे सवाल में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है। अगर नहीं भी क्लियर तो मेरा छोटा सवाल है ना, मैं खुद कह रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है तो PPE डेबिट नहीं करना, यही तो फर्क है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ठीक है, और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री आपकी वही हो गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, चलो ये कर तो थोड़ी सी इज्जत देने, वोट को इज्जत दें, ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को थोड़ी सी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से, 70 से, और कैश क्रेडिट डॉलर मिलियन के अंदर ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईयर एंड आएगा तो क्या करना है, बस डेप्रिशिएट करना है इसको। कॉस्ट मॉडल जो यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन, मैं ऊपर कॉस्ट मॉडल नहीं लिखा, चलो खैर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यहीं पे वर्किंग कर लो, 70 को डिवाइड कर दो, मैं कान के नीचे दूंगा, 70 को डिवाइड कर लिया तुमने तो खुदा तुम्हें हिदायत दे, लैंड को डेप्रिशिएट कर रहे हो, इसमें तो लैंड भी पड़ा, जाग के बैठना है, जाग के जी, जाग के 40 डिवाइडेड बाय 10, तो मिलियन में सवाल चल रहा है जी, तो $4 मिलियन से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला है तो बताएं जी। नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले खरीदेंगे दोबारा, है ना जी, खरीदेंगे ना जी, क्यों, खरीद चुके हुए हैं, तो कॉस्ट मॉडल है तो बस डेप्रिशिएट करना है, और अगले साल फिर डेप्रिशिएट करना है, और फिर करना है, और फिर करना है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे पहली क्लास में आपको पढ़ाया जाता है IS 16 शुरू में, तो एसेट खरीदो डेप्रिशिएट करो, ये तो वही हो गया। 31 दिसंबर 2012 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आपकी क्लास तो नहीं है कनेक्टिंग इसके साथ, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं होती, फिर खैर मैं क्या, कोई हमें नवा बच्चा आ जाए, सारी केमिस्ट्री खराब हो जाए। हम ना कभी कभी दिल करे तो बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं, वैसे तो हम तकरीबन 4 सवा 4 तक पढ़ लेते हैं रोज़, लेकिन वैसे मैंने बच्चों का जहन बनाया हुआ है, पढ़ते नहीं है इससे ज़्यादा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल कर रहा हो, आप लोग कहें नहीं सर आज तो ये करके ही जाना है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों का दिल करता है, तो फिर हम जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो टाइम है 2 से 1:45, लेकिन मैंने इसको 2 से 3:45, लेकिन ऑफिशियली मैंने इसको कर दिया है जब तक किसी बच्चे का फिजिकल वाले का क्लैश नहीं आता 2:15 से 4, लेकिन 2:15 से 4:15 हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहरहाल इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं जी। अब एक्सट्रैक्ट्स ना बना लें, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं जी। तो इनकम स्टेटमेंट, PNL, सिर्फ PNL, OCI तो है ही नहीं, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन रही है, लेकिन इस टॉपिक में से कुछ भी OCI में जाना ही नहीं। अभी तक हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है IS 16, और उसमें रीवैल्यूएशन की वजह से OCI हिट होता है, वरना दूसरा टॉपिक है ना ये, अभी इसमें भी नहीं, आगे भी नहीं, और फिर नहीं। आपके पूरे सिलेबस में OCI सिर्फ 2 वजूहात की बिना पे
हिट होता है, एक रीवैल्यूएशन की वजह से जो हमने पढ़ लिया, दूसरा फेयर वैल्यू रिजर्व, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स जब हम करते हैं थोड़ी बहुत किसी कंपनी के शेयर्स में, या डिबेंचर्स वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो पीएनएल के अंदर 2012 की अगर मैं बात करूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ये पूरी कहानी ऊपर लिखनी हो, फिलहाल तो मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स छोटे छोटे बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा जी आपके पास, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी। तो 2012 में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 4 रुपये आ रहा है आपका, ठीक है। लेट नहीं आना आइंदा, रोटी खाते रहे हो तुम बैठ के, याशियाँ कर रहे थे। 2011, देखा ना इसके लेट होने कैसे ये गलती होगी हमसे, 2012। वैसे मैं तुम्हें देख के आता तो मैं तुम्हें कान से पकड़ के आता, मैं तो नजर नहीं पड़ी तुम्हारे जी। नहीं नहीं, मैंने देखा था तो तुम खाना खाते यहाँ पे बैठ के। हाँ नहीं तो खाना ले भी आओ तो मेरी क्लास में बैठ के खाओ, मुझे कोई मसला नहीं होता, खाना खाओ, चाय पियो, याशी मारो, बस पढ़ाई करो, छुट्टी ना करो, मेरी बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी है कोई नहीं, बैठक ही समझो अपनी जी। ये नहीं है, सुबह वाली क्लास में भी ऐसे ही होता है, मेरी तरफ से पाबंदी नहीं, वो बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं मुझसे, मैंने कोई डराया है अभी तक आप लोगों को? हैं खड़ा करना इज नॉट एनी थ्रेट, ओके, वो सजा होती है जो मैं गर्ल्स को भी देता होता हूँ जब मेरा दिल करे तो। स्टेटमेंट ऑफ, मैं कह जिन्हें डरना है आज ही डर के नाच जाए ना भाई। कुंदन बचे, कुंदन है ना जी, अच्छा जी बेटा। बैलेंस शीट के अंदर क्या नजर आएगा, नॉन करंट एसेट्स में जहां पहले पीपीई आता था उसके एन नीचे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आएगी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब लेजर तो मैंने बनाया नहीं तो ठीक है, मैं यहाँ छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ। 2011 के लिए कितने का आपने खरीदा था, ये अब 70, देखो ऊपर माजरत मैंने लिखा नहीं, अब यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाओगे। मिलियन के अंदर ये डॉलर्स की फिगर्स चल रही हैं, ठीक है। ऊपर भी है ये, इसके ऊपर भी लिखा हुआ, आपको नजर नहीं आ रहा, लिखा हुआ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज के ऊपर आपने लिख लेना है। अच्छा अब जी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी $70 की खरीदी थी, $4 की डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन निकालते हुए जब हमने उसको सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन को ले लिया तो अब तो पूरी प्रॉपर्टी में से ही, इसमें मैंने कोई लैंड की डेप्रीसिएशन तो माइनस नहीं की, डेप्रीसिएशन सिर्फ बिल्डिंग की ही माइनस हो रही है, पर लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा पड़ा हुआ है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो कितना आ गया 66। और 2012 की वर्किंग छोटी सी यहीं कर देता हूँ। अब दो ऑप्शंस हैं, 70 लिखो फिर 4, नहीं तो ये भी कर सकते हो 66 की बुक वैल्यू में से अब निकाल दो 4, तो ये 62 आ गया। अच्छा अब एंट्रीज इधर डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई एंट्रीज ना मांगता आपसे, कोई एंट्रीज आपसे ना मांगता, ठीक है। तो आपसे ये भी कह सकता था यार डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, जैसे मिसाल के तौर पे फाइनल अकाउंट्स का सवाल था और उसके अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट भी उसने डाल दी कि जी ले जी हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये भी फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपने एडजस्ट करनी हो, तो आप डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इतनी सिंपल एडजस्टमेंट, आप कहेंगे चलो जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 से, फिर डेप्रीसिएशन की वर्किंग यहाँ कर देंगे छोटी सी, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 10 था आई थिंक, ठीक है, नहीं ना बेटा 40, ठीक है, 10 करके 4 आया, उसकी डबल एंट्री यूँ करेंगे, एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, तो एसेट में से, तो यूँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल छोड़ें, फिलहाल खोल के लेजर बनाएं, जो मर्जी करें, कॉन्सेप्चुअली बात को समझ लें, तो आपका एग्जामिनर कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, और कॉन्सेप्ट आपके पास हो तो फिर आपको मार नहीं पड़ने देता। सीए वाला एग्जामिनर है ना, तो वो बच्चे की नर्व्स चेक करता है, तो देख पता नहीं जांगलन आनी है उन्हें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीधा पूछ लो, नहीं ऐसे करके वैसे करके यूं करके वही बात, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझे तो इंशाल्लाह मार नहीं पड़ेगी, ठीक है। ले जी, ये आपका, ये था जी आपका कॉस्ट मॉडल, गर्मा गर्म कॉस्ट मॉडल तैयार। और ये हेडिंग ऊपर देनी थी मैंने, लेकिन कोई गल नहीं, मैनू माफ कर दो, ठीक है जी। कॉस्ट मॉडल होगा तो ये करेंगे। अच्छा अगर अब फेयर वैल्यू मॉडल है, ठीक है, तो क्या होगा, तो जर्नल एंट्रीज मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था, कॉस्ट मॉडल के तहत मैंने सवाल को किया। अब पार्ट 2 क्या है जी, वो कहता है जी अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें तो क्या करना है। अच्छा अब ज़बानी कलामी बात कर ली थी ना अब, लेकिन अब एक बार ये चीज़ें सामने आ जाए जरा बने को तसल्ली हो जाती है, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2011। लो जी लो जी लो जी, आया जे फिर गोरी। यकम जनवरी 11 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ओ एंट्री गलत होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट तो नहीं होना, ये तो फेयर वैल्यू मॉडल है। इनिशियल पे को ऑप्शन था, इनिशियल पे उस दिन बेटा जिस दिन खरीदने जाते हैं उस दिन फेयर वैल्यू इसकी यही होती है, जितने में हमें मिली हमने खरीदी, तो ये फेयर वैल्यू इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट भी होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर होके बैठो सादे, हाँ एंगल सीधे हो जाए मेरे। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, अदाकार भी मैं, हिदायतकार भी मैं, है ना, कैमरा मैन इजाज के साथ। कितने? जियो न्यूज ला। अब क्या करें? डेप्रिशिएट करें? डेप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है, डेप्रिशिएट नहीं करना, बल्कि ईयर एंड पे इसको उठाकर ले आना है फेयर वैल्यू पर, इसको उठाकर ले आए। तो मेरी राय है, फिलहाल पहला दिन है, एक छोटी सी वर्किंग बना लिया करेंगे हम, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे होगी। एक आधा दिन बना ले, आगे जाके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, इससे ज़रा आसानी है, मुश्किल नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी हुई है तो ये डबल एंट्री यहाँ पे फेंको। ये आपने क्या किया जी, यकम जनवरी 11 पे खरीदी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये मैंने लेजर के अंदर इसको पोस्ट किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। अब क्या कहा था आपको, मैं नहीं खोल रहा वो टेबल वरना तो आपको याद आ जाएगा। क्या कहा था मैंने, क्या करें, ये रेंट नहीं, ये रेंट पे डेप्थ शीट तो नहीं कर रहा मैं, फिर क्या करूं, डेप्थ शीट नहीं करूं तो क्या करूं, कुछ ना करूं। नहीं 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 नहीं, मेरे वो अल्फाज मैंने अभी पढ़ाए थे, जो कल पढ़ाए थे, चलो आपने तो पहली बार सुने, बोलो। मैंने कहा था उठा के ले जाओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे, मुझे लगता है मैंने ये अल्फाज लिखे थे, टेक द प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू। मैं देख रहा हूं अगर ये हुआ और तुम लोगों ने ना बताया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो ये जब तुम तस्वीर खींचते हो तो घर पे जाके इसको नोट भी करना होता है। अच्छा, सिर्फ नोट कर लो तो रिवाइज हो जाता है, फिर जब कभी आपको ये टॉपिक रिवाइज करना पड़े तो ये टेबल है, बस इस पर रिवीजन हो जाएगी। बस इसमें ट्रांसफर की बात करनी है मैंने, अब चेंज इन यूज की, इतना सा स्टैंडर्ड है, 2 सफों के ऊपर आपकी किताब में लिखा हुआ, हम तो उससे ज्यादा तफसील से पढ़ लेंगे आराम से। तो ये आपकी सारी समरी बन रही है एक सफे के ऊपर, तो जब तस्वीर खींचनी है तो भाईजान घर जाके उसको नोट कर लेना है। अच्छा, ये होता तो ये ना होता। टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स, तो ये उठाओ प्रॉपर्टी को और ले जाओ 31 दिसंबर 11 पर उसकी फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू कितनी हो गई है जी, $95 मिलियन। तो ये देखो मैंने 31 दिसंबर 2011 पर कैरी डाउन फेयर वैल्यू को लिख लेना है, कितने, 95। अब इससे फायदा ये होगा कि बैलेंस की फिगर आसानी से निकल आएगी। बाकी कोई बच्चा, ये आसान सवाल है ना, हो गया, डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट कर लो, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है आपको, लेकिन फिलहाल मैं सिखाते हो, आपको पता ही है कैसे सिखाता हूँ चीज़। तो कितना, 25 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्रीज है। अच्छा, अब इस एंट्री को ऐसे पढ़ो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और ये जो भी है चाहे गेन है चाहे लॉस है, इसको कहाँ क्रेडिट करना है हमने, ये बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाली ये पीएनएल में, थैंक यू, ठीक है। अब आराम से देख लो, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो ये तो एसेट है, एसेट का बढ़ना खुशी की बात है, गम की बात है, खुशी की बात है, तो ये एक तो गेन है। वैसे भी समझ आती है एंट्री, पढ़ो लेजर को देख के, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, ठीक है। तो फिर ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हुई और पीएनएल क्रेडिट हुआ, है क्या चीज ये, फेयर वैल्यू गेन। इवन यहां पर भी मुझे जरूरत नहीं है ये फेयर वैल्यू गेन लिखने की ब्रैकेट में, जनरल एंट्री अगर वो मांगे तो, लेकिन पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो एमसीक्यू में यूं पूछेगा कि व्हाट अमाउंट शैल बी टेकन टू पीएनएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 11, तो फिर अमाउंट जो जाएगी वो पॉजिटिव यानी गेन है या लॉस है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो सादा सी बात है यार, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एसेट का बढ़ना खुशी की बात है, गेन है। वैसे पढ़ लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीएनएल क्रेडिट, तो पीएनएल क्रेडिट होता है इनकम्स के साथ, गेन्स के साथ, ठीक है। ले जी, ये साल आपका हो गया कंप्लीट। कांप टांग रही है, कहां पे, अच्छा, आज ज्यादा बारिश हुई है तो ज्यादा पानी आया है, कोई याद आ गया तुझे, आपका लीडर। अच्छा जी, यकम जनवरी 2012 पर ब्रॉड डाउन 95। अच्छा, अब अगला साल आया, फेयर वैल्यू मॉडल है, तो आपने
डेप्रिशिएट तो वैसे नहीं करना होता, हर साल इसको उठाकर फेयर वैल्यू भी ले जाना है ना, तो बोलो। तो थोड़ा सा इसको तमीज़ के दायरे में लाएं, पहले थोड़ी सी था बनाएं। था समझते हैं? था एसीसी वालों को क्या पता, अंग्रेजी बच्चे हैं जी, कहते होने कितने फंस गया है ना, इस मुसीबत से पाला पड़ गया। पंजाबी में हमें एसीसी करा रहा है यूके की डिग्री, हम ठीक है, साथ साथ ये भी सीखना है ना आपने, दोबारा खरीदने की एंट्री तो नहीं करेंगे जी, ठीक है। ईयर एंड पे इसको फिर ले जाना है फेयर वैल्यू पे। अब जबानी करो, कोई मसला नहीं है, पछतो जाती नहीं है भाई, वरना पछतो भी सिखाता, ठीक है। अच्छा, ये मत कहना सिखा देंगे, 10 साल हो गए मुझे केपीके के बच्चों को पढ़ाते हुए, कितने ही बच्चों को मैंने अकाउंटिंग सिखाई, किसी ने मुझे आज तक पछतो नहीं सिखाई। मत करना, ये मेरे जख्म जो है ना। अच्छा जी, तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तरीका मैंने कहा क्या, फेयर वैल्यू हो तो लेजर बना लो, लेजर के अंदर क्लोजिंग डेट के ऊपर आप फेयर वैल्यू लिख लो। अब फेयर वैल्यू सवाल में कह रहा है जी 65 पे चली गई है 31 दिसंबर 12 पे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2012 पर 65 पे ले जाओ। अब 95 से 65 बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, क्रेडिट साइड पे, कितनी 30। अब बस आंखें बंद करके इसको पीएनएल में फेंक दो, बाद में सोच लेता है ये क्या है, क्योंकि चाहे बढ़ना है चाहे कम होना है, ये फेयर वैल्यू का गेन या लॉस है, ये फेयर वैल्यू का चेंज है, पीएनएल के अंदर फेंकना है। IAS 40 ये कहता है, OCI वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हो रही है तो ये तो बड़े दुख की बात है, ठीक है। हमारा एसेट क्या हो रहा है, कम, तो एसेट कम होना दुख की बात है, गम की बात है, तो ये तो लॉस है। ऐसे नहीं तो वैसे देख लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसके अगेंस्ट पीएनएल क्या हो रहा है, डेबिट। तो पीएनएल डेबिट होता है लॉसेस के साथ, एक्सपेंसेस के साथ, तो ऐसे लिख लें बेशक। तो 31 दिसंबर 2012 आया और आपको पीएनएल को डेबिट कर लेना है। अब की बार आपका फेयर वैल्यू लॉस आया है, तो फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में 30 से डेबिट करके आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को दुखे दिल के साथ क्रेडिट करके कम कर लिया है। तो एक छोटी सी वर्किंग मैंने की है, उस वर्किंग में मैंने ये फिगर निकाली है, ठीक है जी। वर्किंग 1 ऐसे ही यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये डायरेक्ट नहीं निकाली, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मना कोई नहीं है आपको, ये तो बस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीज़, मैं इसलिए ज़रा खोल के बयान कर देता हूँ, पिक्चर आपके सामने हो। फिर भाई कह रहे हैं मैंने जाके पता नहीं किस पे ट्राई किया था, हब पे, ACCA का हब है, कहते मैंने उस पर सवाल ट्राई किए, मैंने कहा सारे हो गए, कहते एक नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों, एक क्यों नहीं हुआ, क्यों मसला था, कहते नहीं उस पर मैं थक गया था। तो थक बड़ी जल्दी जाते हैं आप लोग, तो सारे सवाल करने 3 घंटे में कितने सवाल किए थे तुमने, IAS 16 के 10-12 सवाल किए थे सिर्फ 3 घंटे में, यानी कि 3 घंटे में तुमने तो कुछ ना किया। फिर क्या करते रहते साथ, दूसरी टैब में क्या खोला हुआ था, मैं नेटफ्लिक्स भी चल रहा था साथ, पता नहीं क्या चल रहा था। ना किया करो ऐसे, ना किया करो, अपने अम्मा बाबा के पैसों के साथ ज्यादती नहीं करनी। बहरहाल तो जितने सवाल तुमने किए सारे हो गए, रह कितने गए, 2 शायद रह गए थे बस। चलो आज कर लेना, फिर मुझे बताना, कोई नई चीज ढूंढ के लानी है तुमने। ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा भाई, मैंने आपको पहले ही कहा है, ऑडिट करना है आप लोगों ने, उससे मुझे फायदा होना है। पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दो मुझे, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट्स का पता है आपको, ठीक है। इनको तो मैंने पहले दिन में थोड़ा सा रिवाइज करवाया था फाइनल अकाउंट्स, तो खैर आप वो लेक्चर्स लेंगे तो एक्सट्रैक्ट्स, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, पूरा पीएनएल बैलेंस शीट नहीं है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ पीएनएल में जानी है, जो चीज़ बैलेंस शीट में जानी है, वो हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। 2012 2011 डॉलर्स मिलियन के अंदर, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेंगे हम, ये एज ऑन बनती है। $2012 और 2011। अच्छा, अब पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन आएगी, और डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगी, फेयर वैल्यू मॉडल है, या वो है या ये है। ये की प्रॉपर्टी को 2 तरीके से प्रेजेंट किया बेटा, तो या तो आप कॉस्ट मॉडल लगाएंगे या आप फेयर वैल्यू मॉडल लगाएंगे, कोई एक ही लगा सकते हैं ना एक वक्त। तो अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं आनी, फिर फेयर वैल्यू गेन या लॉस आना है। तो आप अपने लेजर में देखो, एंट्री से देखो, जो काम भी आपने किया वहाँ से देख सकते हो आप, तो आपको फेयर वैल्यू
गेन 2011 में आया था 70 रुपये का, 25, अच्छा सॉरी 25 का, और 2012 में लॉस आ गया। इसी लाइन में मैं यूँ लिख दूँ तब भी ठीक है, ठीक है, क्या ख्याल है, लिख सकता हूँ ना, फेयर वैल्यू गेन स्लैश लॉस। और अगर आपको इससे तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, आप अगली लाइन के अंदर दोबारा से फेयर वैल्यू लॉस की लाइन आइटम डाल दें। वैसे होना अलग अलग चाहिए, चलो, क्योंकि गेन होगा तो अदर इनकम में जाएगा, और अगर फेयर वैल्यू लॉस होगा तो वो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, तो अलग ही रखो बेहतर, ठीक है जी। उसके बाद 2011 और 12 की बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये भी रुपीज़ डॉलर्स इन मिलियन दोनों साल के लिए। तो SOFP में क्या नज़र आएगा जी आपको, इस सिचुएशन में क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आएगा आपको जी? फेयर वैल्यू नहीं, आपको नॉन करंट एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नज़र आएगी। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी फेयर वैल्यू पर होगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस में नज़र आ रही है जी? बुक वैल्यू पे। कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एप्शन लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे नज़र आ रही है? ये कहीं वर्किंग करके आपने निकाली तो सवाल में गिवन थी, ठीक है। अगर आपने खुद निकाली होती कोई परसेंटेज वगैरह लगा के तो फिर ठीक है, आप वो वर्किंग का रेफरेंस दे देते। तो 2011 ये भी उठा सकते, यहाँ से देख लो, ये क्लोजिंग आना है बैलेंस शीट में, एसेट का क्लोजिंग, एसेट का नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, PPE में नहीं डालना, इसका अपना अलग से लाइन आइटम है। किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश को ओपन करके देख लो, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। तो PPE के नीचे बैलेंस शीट के अंदर आपको जब फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे तो उस वक्त मैं खोला करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तो उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पर 95 और 65 ले जी। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ। ये आपका IS 40 खत्म हो गया। अब बस IS 40 में अगर आप के अंदर चेंज आ जाता है, चेंज इन यूज़ हो जाता है, तो आपका क्या ट्रीटमेंट हो, बस ये आपको अब समझाना बाकी है। तो अगर यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें। ये हमने फेयर वैल्यू प्रोविजन किया ना, फेयर वैल्यू गेन, अब इससे फेयर प्रेजेंटेशन तो नहीं होगी, क्योंकि जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट शो करने के लिए, ज़्यादा शो करने के लिए फेयर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आज हमारी प्रॉपर्टी जिस पर नज़र आ रही है वही मार्केट में इसकी वैल्यू है। प्रॉफिट बिल्कुल बढ़े, शेयर होल्डर्स कहेंगे तो बेच दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिजनेस तो नहीं बंद होगा। फ़र्क ही यही है PPE और इसके अंदर, कि PPE जो होता है उस पर हमारा बिजनेस रिलाय कर रहा होता है, उसी पर चल रहा होता है। अगर कोई मैं प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करूं और गेन आ जाए, उसको PNL में ले जाऊं, शेयर होल्डर आके कहें जी मुझे ये गेन चाहिए तो प्लांट बेचूं तो फैक्ट्री बंद, ये वो नहीं है ना। ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल फारिग पैसे पड़े हुए थे, जिसके बारे में कह रहे हैं कि हमने ये पैसे इसलिए लगाए हैं, ये बिजनेस में यूज़ नहीं करना था, पैसे पड़े हैं, किस लिए प्लॉट ले लिया, कीमत बढ़ती रहेगी यार, कैपिटल एप्शन मिल जाए, या चलो कोई अदर इनकम कमाते हैं रेंटल पे दे देते हैं। तो बस मकसद ये है, ये नहीं है, ठीक है। मकसद ये होता है कि इजाफी पैसे पड़े होते हैं, इन्वेस्टमेंट की होती है हमने, तो इसलिए उसके ऊपर अगर कोई आगे आपसे पैसे मांग भी लेगा तो आप दे देना। वैसे ऐसा होता नहीं, बड़े प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, आपने अपनी मर्जी से मांगने होते हैं, लेकिन चलो समझाने की हद तक अगर आप ये कहते हो कि जी वो शेयर होल्डर आप कहेंगे ये गेन PNL में चला के कहेंगे यार ये हमें दे दो, तो आप कहना ठीक है जी बेच देते हैं प्रॉपर्टी, आ जाओ ले जाओ, बिजनेस थोड़ा ही बंद हो जाना है, इनको गेन दे देना, बाकी फिर को और प्रॉपर्टी ले लेना, शेयर होल्डर्स को खुश कर देना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कर सकते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसका गेन लॉस कहाँ लेके जाना है आपने, PNL में। ये रियलाइज ही समझो, ये अनरियलाइज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको रियलाइज करने के लिए आपको, आपके पास सिर्फ यूज वाला रास्ता नहीं है, सेल कर सकते हो जब दिल करे, उसमें तो आपको रियलाइज करने का तरीका ही यूज होता है, अनलेस के कोई हादसा हो जाए, आपको फिक्स एसेट अपना बेचना पड़ जाए। फिक्स एसेट जो PPE होते हैं वो आप रोज़ खरीदते बेचते नहीं है, आप यूज़ के लिए लाते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल इस्तेमाल करने की नीयत से रखा होता है। ये तो जब अच्छी कीमत लगेगी उड़ा देंगे। अगले सवाल में उड़ा रहे हैं भाई, कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा सवाल आया, ये सवाल ओके है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अगले साल में कहते हैं जी, अगले सवाल में अज्यूम करो प्रॉपर्टी क्वेश्चन 1 वाली 75 मिलियन की 30 जून 13 पे बिक गई।
अच्छा अब दिल तो मेरा ये है, चलो कोशिश करते हैं यहीं पे फिट करूं एंट्रीज को, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, जनरल एंट्रीज मांगी है ना उन्होंने, तो कॉस्ट मॉडल की मैं यहाँ अलग कर लेता हूँ। कॉस्ट मॉडल, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 साल आया और 30 जून 13 पे हमने इसको बेच दिया। अब ये कॉस्ट मॉडल है तो 6 महीने पहले मजीद इसको डेप्रिशिएट करेंगे, फिर वो जो बचपन से अब तक डिस्पोजल पढ़ते आए हैं जो हमने रिवाइज किया है 16 में, इसीलिए पहले वो करा के फिर ये कराया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे जी, जी पूरा साल होगा। क्यों पूरा साल क्यों होगा, जरा दसे मुझे। नहीं नहीं किधर 12 है, ओके ओके क्या नहीं, क्या कही जा रहे हो, आर यू इन योर होश जी। आ जाओ मेरे चांद। Assume that property in question 1 is sold for 75 million on 30 जून 13। अब ये 11 में खरीदी थी, फिर 12 गुजर गया, अच्छा, और फिर 13 में आए और 13 के अंदर हमने 30 जून पे इसको बेचा है, तो पहले 30 जून तक इसको डेप्रीशिएट करना पड़ेगा ना जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट करेंगे आप। अब वही $40 मिलियन ने डेप्रीशिएट होना है 10 साल पे जिसको कर रहे थे, लेकिन इस साल सिर्फ 6 महीने, रुपए आ गए, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, सेल कर दो। तो डिस्पोजल की एंट्री बेटा वही है जो आज तक आपने सीखी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट करोगे, कैश डेबिट करोगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करोगे। बेटा थोड़ा तेज लग रहा होगा, ये डिस्पोजल हमने रिवाइज कर लिया, क्या आता है, सही है ना। अच्छा अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से क्रेडिट क्या करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या क्रेडिट होगा ऐसे इस अकाउंट में से, कॉस्ट या फेयर वैल्यू। क्यों बेटा, हमारा तो मॉडल ही कॉस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में तो कॉस्ट ही पड़ी है, ठीक है, फेयर वैल्यू तो है ही नहीं, तो सिंपल डिस्पोजल कॉस्ट क्रेडिट कर दो। कॉस्ट कितनी थी जी, 70, कॉस्ट थी 70। उसके बाद अक्यूमुलेटेड एक्शन मैं यहाँ दोबारा निकाल देता हूँ, वैसे एंट्रीज में देखूँ तो 1 मिनट में पता लग जाएगा। 4 ते 4 8, 8 ते 2 10, मैनू 10, कितनी डेप्रिसिएशन है आज तक 10, मैनू 10 फिर 10, अच्छा चलो ना 10, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट निकालना चाहें, लेट से इसी साल में खड़े हैं, तो फिर क्या करेंगे बेटा, यहीं पे कर लो 40 डिवाइड बाई 10, 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 2.5 ईयर्स, तो ये कितनी बन गई, फिर वही 10, मैनू तू 10 मुंडिया, अच्छा 10, यू मीन टू से 10, ओके सॉरी, आई वॉज थिंकिंग यू आर सेइंग 10, हाँ जी सही है। अच्छा अब कैश कितना आया, 75, तो ये तो मुझे गेन चेन लग रहा है, तो पीएनएल के अंदर क्या ले जाओ, पीएनएल के अंदर क्या ले जाओ, गेन ऑन डिस्पोजल, कितना 15 का, ये बैलेंसिंग निकाल लिया, ठीक है। अब मैं अगर मैं नए एक्सट्रैक्ट्स बनाने की मेरे पास जगह नहीं है, मैं अगर उसी एक्सट्रैक्ट्स के अंदर इसको फिट करूं, कोशिश करके कर लूं 2000, ज़रा कंजूसी, बल्कि इसको किफ़ायत शारी कहना चाहिए, किफ़ायत शारी से काम करते हैं ताकि ये दोनों सवाल आपके सामने आ जाएं। ₹4 की डेप्रीसिएशन जा रही थी, ठीक है जी, कितना था जी पहले, 60 और 62, अच्छा जी। अब 2013 आया, तो 2013 के अंदर एक तो आपने इसको ₹2 से डेप्रीशिएट किया, और फिर आपने जब इसको बेचा तो आपको बेचने पर क्या आ गया, गेन ऑन डिस्पोजल, कितना 15 रुपए का पॉजिटिव, ठीक है जी, ओके सही है। और 2013 के अंदर अब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये एक ही थी और ये बिक गई, और काफ़ी सारी होती तो एक निकल जाती, बाकी रह जाती, ठीक है। इधर थोड़ी सी गुंजाइश वैसे ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अब आते हैं हम अपने फेयर वैल्यू मॉडल पर। अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ज़रा ये गाने डाल दिए मैंने, लेकिन मैं चाह रहा था सारी पिक्चर आपके सामने हो, बस इसके बाद सिर्फ क्या रह जाना है, आपकी ट्रांसफ़र, यानी अगर आप यूज़ के अंदर चेंज लेकर आएँ
और वो भी इन्होंने सिर्फ दो ही, आपके इस लेवल में सिर्फ दो का ही जिक्र हुआ है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी में आ जाए, पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला जाए। दिस इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, चले अब डिस्पोजल वैसे मैंने अगले सवाल में भी डाला हुआ है, लेकिन चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो और तीसरा साल आ जाए, यानी कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, तो डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं, ऑप्शन तो ये करनी नहीं है। और फेयर वैल्यू गेन ये एंड पे जाके निकालना था, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के वक्त निकालते हैं, तो वो भी 30 जून पे निकालने की जरूरत नहीं। सिंपल क्या करो, बस डिस्पोज कर दो। तो 30 जून 13 पर आपने डिस्पोजल की एंट्री करनी। सबसे पहले लिखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो तो होती ही नहीं है। चलो, तो फिर इसका मतलब सिंपली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट से कर लेंगे, कॉस्ट से। ठीक है, कॉस्ट से। कॉस्ट कहाँ से आई? कॉस्ट तो है ही नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस मॉडल के तहत चल रही होती है फेयर वैल्यू। जब 13 का साल शुरू होना है तो ये 65 नहीं ओपनिंग बनना है, 70 पता नहीं कहाँ गया, कितनी बार बदल गया। तो जब आप डिस्पोज करने लगोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में 65 पड़ा होगा, तो वही क्रेडिट करोगे। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से क्रेडिट करेंगे हम फेयर वैल्यू जो पड़ी हुई है उस अकाउंट में, 65। अक्यूमुलेटेड ऑप्शन तो है नहीं, तो बस क्या आ जाएगा, कैश कितना आया 75 का, तो 10 रुपये का आपको क्या आ गया, गेन। तो गेन ऑन डिस्पोजल तो वैसे ही बचपन से आपको पता है ये पीएनएल में ही जाया करता था, इसमें तो रियलाइज अनरियलाइज का चक्कर ही कोई नहीं ना। ठीक है, अब ये मामला है, तो इस साल के अंदर फिर सिर्फ क्या आएगा आपको, गेन ऑन डिस्पोजल कितना, 10 रुपये का। ठीक है जी, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो बाहर नील हो गई। अच्छा, वैसे बाय द वे ऐसे ही मैं इस एसेट से रिलेटेड, क्योंकि मॉडल जब भी दो हैं तो आपको फर्क नहीं होना चाहिए ना दोनों में। जरा कैलकुलेटर उठाएं। जी उठा लिया कैलकुलेटर, किधर है? ओके ओके, तुसी हले कढ़िया ही नहीं सी हैं जी। अच्छा, ये एक्सपेंस 4, 4, 8 और 2 10 है और इनकम 15 है। इस एसेट्स की डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक कॉस्ट मॉडल पे चलें तो नेट में पीएनएल के अंदर क्या गया है, 10 का एक्सपेंस, 15 की इनकम, तो नेट में 5 रुपए की इनकम आई है इस पूरे एसेट की पूरी लाइफ। ठीक है, चलो इस मॉडल पे आओ, तो 30 का एक्सपेंस है, 35 की इनकम है टोटल। तो इस एसेट की इस मॉडल में लाइफ, पूरी लाइफ, डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल तक नेट में क्या इनकम आई है, नेट में इसकी भी 5 है, 35 प्लस और 30 माइनस, यहाँ पे 10 प्लस 10 माइनस और 15, तो नेट के अंदर क्या है जी, 5 रुपये की इनकम है। तो मॉडल का फर्क ये टेम्परेरी डिफरेंस होता है। IAS 12 के अंदर जिसको डील किया जाता है डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए, है वो भी छोटे से लेवल का आपका IAS 12 भी। तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है। ठीक है, टेम्परेरी डिफरेंस है। हमने आज इसको एक्सपेंस किए रखा, गेन लॉस नहीं निकाला, एंड पे जाके डिस्पोजल के दिन सारे फर्क निकल जाते हैं, सारे कड़ाके एक ही दफ़ा निकल जाते हैं। यहाँ पे साथ साथ गेन लॉस बुक करते रहे थे तो डिस्पोजल के दिन जो बाकी फर्क होता है वो निकल आता है। ठीक है, अल्टीमेटली डे एंड पे बातें बराबर, चीज़ बराबर ही होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। अगर गंद लग रहा है तो माफ़ कर दो, कुछ मैं कर नहीं सकता, बस गुजारा हो गया। ठीक है, मेरी बस ये चाहत थी कि आपके सामने रहे सारा। पार्ट 2 शुरू कर लो भाई यहाँ से।